अलग हो गया, उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा ना, एक बार जो पढ़ा उसको वापस से देख लो। सबसे पहले पहले आज हमने बात की थी किस पर? ग्लोवरीन उपागम पर, है ना। और इसमें जो विद्वान है उनका नाम है AST ग्लोवर। और पाठ योजना के इन्होंने कितने पद दिए? 4। पहला कौन सा दिया था? आस्किंग क्वेश्चन, है ना। दूसरे नंबर पे चर्चा या विचार गौसी, तीसरे नंबर पे अन्वेषण या खोजबीन, और सबसे लास्ट में क्या करनी? और अभिव्यक्ति किसको करनी है? विद्यार्थी को, ठीक है ना, विद्यार्थी द्वारा अभिव्यक्ति होगी। फिर ब्रिटिश उपागम के बारे में बात की थी कि वहां पर शिक्षक हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, उसी के द्वारा पाठ्य योजना वगैरह बनाई जाएगी और बच्चों का क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में कौन से परीक्षण है उनका ज्यादा प्रयोग होगा? निष्पत्ति। और निष्पत्ति का मतलब हमने समझने की कोशिश की थी, क्या समझा था इसका मीनिंग? निष्पत्ति का मीनिंग क्या समझा था, बोलो। बालक ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, इसका पता लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? निष्पत्ति परीक्षण। क्लियर है? फिर बात करना शुरू कर चुके थे अपन किस पर? ब्लूम के मूल्यांकन उपागम। ब्लूम का पूरा नाम बताओ? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, ये याद हो गया अपने को। और इन्होंने सबसे ज्यादा एजुकेशन में जो किस शब्द पर जोर दिया था? मूल्यांकन शब्द पर। इनके मूल्यांकन का जो उपागम है उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको कितने भागों में बांटा इन्होंने? 3 भागों में बांटा। इसमें पहला था उद्देश्यों का निर्धारण, यानी फिक्स करेंगे अपन की ये जो उद्देश्य हमारे इस समय है, उसमें उद्देश्य का मतलब ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये हमने बात कर ली थी, वो 6 आ जाएंगे। फिर अधिगम के अनुभव, जिसमें गुणवत्ता और मूल्यों का सृजन होना, ये क्या है? बोलो एक बार बोलो। गुणवत्ता तथा मूल्यों का सृजन होना, एक समझ में आ रहा है ना। अधिगम अनुभव में क्या होगा? देखो, बालक है उसकी जो भी थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ी क्वालिटी आ जाएगी। और मूल्यों का सृजन का मतलब, मूल्य का मतलब यहाँ समझना है, पैसे रेट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सत्य बोलना या दूसरों का सहयोग करना, ये सारे के सारे जीवन मूल्य हैं वो उसमें डेवलप होंगे, ये हो जाएगा अधिगम का अनुभव। और व्यवहार में परिवर्तन की बात कर रहा है लास्ट में, तो व्यवहार में परिवर्तन का मतलब क्या समझना है? बालक पहले जिस प्रकार से आंसर दे रहा था या जो भी उसका उत्तर है उसका स्तर था वो बढ़ेगा, बदलेगा। तो मूल्यांकन तकनीक उपकरणों द्वारा है जो पता लगाना का मतलब वो है कितना सीखा है या उसके व्यवहार में जो हम सकारात्मक परिवर्तन चाहते थे वो आया है या नहीं आया। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे क्या? एक बार वापस बोलो, देखिए ट्राइंगल में क्या क्या है। पहला तो उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा अधिगम के अनुभव, और तीसरा कौन सा? व्यवहार में परिवर्तन। और ये तीनों है जो पॉइंट किसने बताया? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने। और ये कोई ऐसे मत सोचना कि बार बार है जो मतलब ये पूरा नाम बुलवाना जरूरी है क्या? तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ गया तो फिर वह समस्या हो सकती है ना, तो बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, बढ़िया है। अपना 1 सेकंड ज्यादा लग रहा है लेकिन वो रिवीजन भी प्रॉपर हो रहा है उसका नाम था। और मूल्यांकन वाला टॉपिक अपने को बहुत डीप पढ़ना है, फुल डेप्थ में, सीसी और ये सारा कुछ। अब अगला उपागम है, नाम है अमेरिकन उपागम। क्या नाम है? अमेरिकन। अमेरिकन का मतलब अमेरिकन, ठीक है ना, अमेरिका में दिया गया तो अमेरिकन है, इंग्लैंड में दिया गया तो ब्रिटिश है, भारत में दिया गया तो एनसीआरटी। एनसीआरटी को और कौन सा उपागम कह सकते हैं? भारतीय उपागम भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर अमेरिका में जो काम कर रहे थे उसमें 2 विद्वान हैं, रॉबर्ट मेगर, क्या नाम है, और एक है मिलर। एक उधर पढ़ रहे थे हर्बर्ट के साथ, वो है जिल्लर, और ये क्या है? मिलर। एक खिलाड़ी का नाम भी है मिलर, किलर बोलते हैं, साउथ अफ्रीका का शायद। हाँ, तो अपने को ऐसे ही याद रख लेना है भाई साउथ अफ्रीका का नहीं है, मिलर कहाँ का है? अमेरिका का है, रॉबर्ट मेगर और मिलर। तो इसको मेगर मिलर उपागम भी बोल देते हैं, दोनों विद्वानों के नाम एक साथ करके और उपागम लिख दिया। अब खास बात इसमें क्या है, जो देखो ये है जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, कैसा है बोलो? अमेरिका का नाम आते ही किस पर केंद्रित हो गया मामला? ये है जो इस समय भी देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट आया। अधिगम उद्देश्य केंद्रित उपागम है। हमारा टारगेट रहेगा कि भाई हमें जो क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना। पाठ्य वस्तु के उद्देश्यों को परिभाषित करके विभिन्न विधियों, नीतियों, युक्तियों पर बल दिया जाता है। पहले तो सबसे पहले आप आज क्या कर दोगे? हमें जो जो भी टारगेट हासिल करना है, अचीव करना है, उसको पहले फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम उनको अचीव करने के लिए जो विधि यूज करनी चाहिए, जो भी पॉलिसी लानी चाहिए, जो भी टेक्निक यूज करनी है, उस पर जोर देंगे। व्यवहार उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली भी कहा जाता है। अब ये महत्वपूर्ण हो गया, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। मेगर मिलर जो उपागम है उसको व्यवहार उद्देश्य मूल्यांकन प्रणाली भी कहा जाता है। क्या क्या बातें आ गई इसमें? एक तो बात आ गई क्या? व्यवहार की। एक बात आ गई इसकी उद्देश्य की, और एक किसकी बात आ गई? मूल्यांकन की। मेगर और मिलर के साथ याद रह जाएगा? अरे बोलो, याद रह जाएगा क्या? मेगर मिलर उपागम अर्थात व्यवहार उद्देश्य
मूल्यांकन, बीच में डैश डैश लिखा हुआ है, समझ लेना इसको थोड़ा सा। आगे बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के उपागम में। अब ये ऐसे लिखा हुआ ना, शिक्षण प्रक्रिया के उपागम में, इसका मतलब हम अब तक पढ़ रहे थे वो कौन से उपागम थे? पाठ योजना समझी, जिसमें प्लानिंग की बात थी सब जगह, और 6-7 पढ़े हमने, 6-7 में सब जगह हमने प्लानिंग शब्द है उसी के बारे में बात की थी। अब बात करनी है अपने को किसके बारे में? शिक्षण प्रक्रिया के उपागम। प्रक्रिया का मतलब जब भी पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस से रिलेटेड ये बात है। तो सबसे पहले पहले नंबर पे है रचनावादी। कौन सा है बोलो? और रचनावादी में हम आज क्या पढ़ते हैं, क्या सबसे मेन बात है इसमें? रचनावादी उपागम में सबसे मेन बात, ये शब्द पहले आ चुका है ना, प्रश्न देखे हमने उस समय। तो रचनावादी में क्या है? बालक कुछ ना कुछ काम करेगा, उसको आप सपोर्ट करोगे, है ना। चलो बात करते हैं इसी को, संरचनावाद, निर्मितवाद, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। अप्रोच तो ये उपागम शब्द के लिए आता है, अप्रोच शब्द है उसको अपन अंग्रेजी में क्या कर देंगे? हाँ, अंग्रेजी में अप्रोच कह देंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे? उपागम। क्लियर है ना। आजकल हम अप्रोच शब्द है उसका अंग्रेजी में उपयोग करते हैं, वो किसी अलग संदर्भ में भी करते हैं। इस संदर्भ में करते हैं बोलो? हमारा जैसे किसी से संपर्क है तो अपन क्या बोलते हैं? अप्रोच है, कि वहां तक और वहां से अप्रोच लगाई है, ये है वो वाला। यहाँ उपागम है, कुल मिलाकर तरीका, साधन, पहुंच, इस शब्द को समझ सकते हैं अपन। अब बात करते हैं इसमें, रचनावादी उपागम का फाउंडर है जॉन डीरी, बाद में काम करते हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर। तो कितने विद्वान हो गए? 4 विद्वान हो गए। नाम चारों के हैं, देखो सबसे पहले जॉन, और जीन, और लेओ, और जेरोम। पूरा नाम जेरोम ब्रूनर है, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो चारों नाम अपने भी याद रखने हैं, सभी रचनावादी हैं, ठीक है। अलग अलग बता देंगे अपने अपने हिसाब से हैं, जो थोड़ा रचनावाद में शब्द जोड़ देंगे। रचनावाद दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है, फिलोसॉफिकल है। कैसा है बोलो? दार्शनिक है। दार्शनिक तो समझ गए ना क्या होता है? समझ गया। क्या होता है दार्शनिक? बताओ, दार्शनिक शब्द का मतलब क्या है? जिसे दर्शन का ज्ञान हो वो दार्शनिक है ना। बताओ, देखिए परिभाषा बताओ दर्शन की। दर्शन क्या है, या दार्शनिक शब्द क्या है? थोड़ा सा बोल के बता दो। सबने हाँ भरी थी एकदम से, ओ समझ गए। बोलो फटाफट। अरे बोलो रे। ओके, अब आगे ध्यान दो। कैसी विचारधारा पर आधारित है? दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। आगे और बात करते हैं, रचनावादी विचारकों के अनुसार बच्चे का मस्तिष्क कोरा कागज नहीं होता। ये होगी दार्शनिक बात। जो ऐसी बातें करते हैं कि भाई कोरा कागज नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसके पास पूर्व ज्ञान और अनुभव होते हैं, जिससे वह ज्ञान की रचना स्वयं करता है। आगे से आगे चीजों को जो क्या करता जाता है, जोड़ता जाता है। समझ में आई ना बात ये? अब ये भी अपने को समझना है, रचनावादी बालक के बारे में क्या ध्यान रखते हैं, या उनका कोई पूर्वाग्रह है या कुछ भी है, तो उसको ऐसे समझना है कि भाई कोरा कागज नहीं है, मतलब हर बालक है उसके पास अपना खुद का है जो पूर्व ज्ञान होता है, अनुभव होते हैं उसके, कुछ ना कुछ तो अनुभव करेगा हर जगह से। नवीन ज्ञान का निर्माण किया जाता है, ना कि हस्तांतरण या अर्जन। समझ में आई ना बात? जैसे हम जो, मान लो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ अभी, वैसे तो मैं यहाँ से हासिल ही कर रहा हूँ, सारा ज्ञान तो अपने इसमें बोर्ड में भरा हुआ है। अपन तो प्रयास कर रहे हैं, इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे मान सकते हैं कि भाई उसने जो मुझे ज्ञान दिया, मतलब उसमें ज्ञान था, वो मेरे अंदर है जो भेज दिया, ऐसे समझो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। रचनावादी बोलते हैं कि नवीन ज्ञान है वो ऐसे भेजा नहीं जाता है, उसका क्या किया जाता है? निर्माण। अपने मन में ही संकल्पना बनाता है हर विद्यार्थी की, हाँ ऐसा है ऐसा है, तो वो निर्माण होता है। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया दोनों है। व्यक्तिगत का मतलब खुद से सीखेगा, और सारे मिलकर सीख रहे हैं, तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी? सामाजिक प्रक्रिया होगी। सीखना व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होता है। व्यक्तिगत अनुभव का मतलब ये है कि जैसे मान लो अपना कोई एक दोस्त है, हर साल ही जैसे मान लो सीखने, या सोचे ऐसे कि भाई मैं जो आज पढ़ने नहीं जाऊंगी, और संगीता है जो वो पढ़ने जाएगी, और संगीता सीख जाएगी, तो इसको भी आ जाएगा क्या बोलो? नहीं आएगा। यानी ये कैसा मामला है? व्यक्तिगत है। आपने अगर अनुभव किया है तो आप सीखेंगे, बाकी नहीं सीखेंगे। आपका कितना ही पक्का दोस्त हो, रात दिन पढ़ रहा हो, फिर भी एग्जाम में पास वही होगा, आप नहीं हो सकते उसके कारण। हाँ, टिपा दे तो बात अलग है।
यानी मौलिक विचारों पर बल दे दिया इन्होंने। सीखना अर्थपूर्ण है तथा वास्तविक परिस्थितियों के समीप है। कैसा है बोलो? अर्थपूर्ण है, इसका मतलब बेकार में कुछ नहीं सीखेंगे, अधिगम अगर हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कहानी रहेगी। और वास्तविक परिस्थितियों का मतलब समझ रहे हैं अपन की, रियल लाइफ में जो चीजें हैं वो सीखेगा। सीखना स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़ाता है। सरल से कठिन की तरफ बढ़ा लो, या लोकल पहले सीखेंगे चीजें, और धीरे धीरे है जो कैसे बढ़ जाएंगे आगे अपन पूरी दुनिया की तरफ। सीखना संगठनात्मक प्रक्रिया, ये शब्द बहुत जगह आता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये संगठन शब्द का मतलब वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन का मतलब होता है चीजों का जुड़ना। क्या होता है बोलो? एक हमने कोई चीज सीख रखी है, उसमें और नया, जैसे हमने कल 3 उपागम सीखे थे, अब आज चौथा सीख लिया, ग्लोबरीन का नाम आ गया, तो अब उसमें जुड़ गया है, तो एक तरीके से क्या हो गया? संगठन हो गया। बस ऐसे समझना। ज्ञान क्रियाशीलता का परिणाम है। आपको काम करते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, तभी आपका ज्ञान है वो काम करेगा। बाकी धीरे धीरे आप जो उसको भूल भी सकते हैं, है ना? प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर सीखने में समय लगता है। लगता है क्या? आजकल तो हमारी तो जिंदगी लगी हुई है पूरी, मतलब और कुछ है ही नहीं जीवन में। इसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होती है क्या बोलो? होती है, बिल्कुल सही बात है। अधिगमकर्ता स्वयं अपने अनुसार अर्थ का निर्माण करता है, वह समझ विकसित करता है। अब देखो, ये अधिगमकर्ता है जो स्वयं अपने अनुसार अर्थ का निर्माण करता है, इसकी एक बात बताता हूँ। रेड के मेरे दोस्त हैं प्रहलाद जी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। मतलब एक्सीडेंट में उनके चोट वगैरह कुछ भी नहीं लगी, लेकिन उनका ट्रैक्टर है जो पलटी हो गया, ट्रॉली पलटी हो गई, वो बच गया, मतलब कुल मिला के ट्रैक्टर बच गया। और जब भी मैं यहाँ से जा रहा था घर पे, तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि वो बबूल वगैरह काटने वाले होंगे, मतलब मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से अर्थ लगा लिया कि भाई हाँ वो कोई बात कर रहा था ऐसे, तो कोई काम कर रहे होंगे, और मैं चला गया। और एक बार वापस मेरे फोन आया इधर सोलपुर से, तो मैं वापस आया, उस समय मैंने सोचा यार कोई बड़ा पेड़ होगा निकाल रखेंगे, और वो सड़क के साइड में जो लोग बाग इकट्ठे हो रखे थे ऐसे। और आज वो स्कूल में आए, आज स्कूल में आए तो पहले, अब क्योंकि उन्होंने देख लिया ना, दोनों बार आया, ऐसे गया वापस से, और वापस ऐसे गया, फिर आके फिर 5 4 बातें सुनाते ही हैं, भाई दोस्त है तो सीधी बात है। फिर मैंने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे समझा। तो अधिगम करता है जो स्वयं अपने अनुसार किसका निर्माण कर लेता है? अर्थ का निर्माण कर लेता है। मतलब मैंने मेरे हिसाब से लगा लिया अनुमान की ये हो, थोड़ा गड़बड़ हो गया। शिक्षक की भूमिका। अब जब भी हम रचनावादी उपागम की अगर बात करते हैं, तो शिक्षक की भूमिका क्या है? देखो, प्राथमिक या मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में मानी जाती है। मतलब भूमिका यहाँ शिक्षक है वो सबसे मुख्य संसाधन है, लेकिन यहाँ शिक्षक है उसको क्या माना है? संसाधन माना है। मानवीय संसाधन कह सकते हैं अपन। केवल सूचना प्रदाता नहीं है वो, मुख्य संसाधन है। अब रचनावाद के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे इसी उपागम में आगे बात कर रहे हैं। पर सबसे पहला है संज्ञानात्मक रचनावाद, जिसके फाउंडर हैं कौन? जीन पियाजे। जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तब भी इनका नाम आएगा। और रचनावाद की प्रथम लहर के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब रचनावाद में जितने भी और जो हैं प्रकार हैं, उसमें सबसे पहले कौन सा आया था? संज्ञानात्मक आया था, जीन पियाजे वाला, इसीलिए इसको प्रथम लहर कहा जाता है। अपने जब कोरोना वगैरह था तब बोल रहे थे ना ऐसे, दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई, ऐसे वही लगभग कहानी है, ये पहली लहर है। बालक को इन्होंने माना, देखो लहर इसलिए मानना पड़ेगा, नन्हे वैज्ञानिक। फ्रोबेल ने जब अपनी तरफ से वो जो बात की थी ना, उस समय कहा था कि ये तो पौधे हैं, क्या कहा था? और जीन पियाजे ने कहा, क्या कहा? हर बालक है जो अपने आप में एक नन्हा वैज्ञानिक है। समझ में आई बात? ये मतलब वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है, ऐसा कुछ अनुभव कर लिया था जीन पियाजे ने, इसीलिए संज्ञान शब्द भी इधर आया। विकास चरणबद्ध है, जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और उसी अवस्था से गुजरते हुए सीखना जो संभव हो पाता है। इसमें हम पढ़ते हैं ना, पहले भाई संवेदना है, धीरे धीरे मूर्त रूप में आएगा, औपचारिकता आएगी बालक में। मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष का ध्यान रखा जाता है कौन से रचनावाद में? संज्ञानवादी में। ये बात हमने जब प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे उस समय की थी। कहा था क्या मैंने कि नाम आएगा एक बार कि ये कौन से पक्ष पर ध्यान देता है? तो मनोवैज्ञानिक पर। क्लियर है ये? तो पहला हो गया अपना संज्ञानात्मक, और जोर कौन देता है इसमें? तीन प्याजे। कौन सी लहर है? और बाल्य क्या है? अन्य वैज्ञानिक। और संज्ञानवाद का शाब्दिक अर्थ अगर परिभाषा में एक लाइन में बोल के कोई बताना चाहे तो बताओ, संज्ञानवाद का मतलब हम क्या समझे? संज्ञानवाद को छोड़ो, अपने संज्ञान शब्द है इसका अर्थ बता दो बस। संज्ञान शब्द का अर्थ क्या समझते? मान लो, हाँ, किसी भी चीज के बारे में हमारा नॉलेज होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान कह सकते हैं। नॉलेज यानी ज्ञान। हम बात कर रहे हैं किसकी? संज्ञान। संज्ञान की परिभाषा बताओ। चिंतन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
चिंतन शब्द है ना, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बोलो क्या? थिंकिंग, विचार। तो वो इतने मतलब वो गंभीर आ गए और भगवान क्या होगा। हाँ, कोई और बताना चाहे तो संज्ञान शब्द का अर्थ बताओ, फुर्ती रखो थोड़ी सी। हम तो नहीं, जो बता दिया वो सुना नहीं क्या आपने? चलो ठीक है, अभी बात करेंगे इस पर भी। आगे बात करते हैं अपन कौन से रचनावाद की? सामाजिक रचनावाद। हम जैसे ज्ञान बोलते हैं ना, अभी मुझे किसी वस्तु के बारे में जो नॉलेज है, नॉलेज शब्द बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ शब्द है ना, वो अंग्रेजी शब्द को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कोग्नेटिव। अब ये कोग्नेटिव शब्द है वो ज्ञान से थोड़ा सा अलग है परिभाषाओं में, अपने को साइकोलॉजी में अच्छे से इसको समझना है और पढ़ना है। थोड़ा सा अलग कैसे है? बस, जो ज्ञान है उसके साथ हमारे खुद के अनुभव वगैरह जो साइकोलॉजी है वो जुड़ती है, तो फिर वो ज्ञान आज क्या बन जाता है? संज्ञान बन जाता है। इसीलिए तो नन्हे वैज्ञानिक है। सामाजिक रचनावाद का फाउंडर कौन है? लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब ये क्या बात करता है कि ज्ञान है वो दो प्रकार से, कैसे कैसे? व्यक्तिगत और सामाजिक। जस्ट हमने पढ़ा वही सेम कहानी है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक है जो, उधर तो नन्हे वैज्ञानिक था पियाजे में, यहाँ क्या है? प्रशिक्षु है। प्रशिक्षु का मतलब क्या होता है? कोई शिशु मत पढ़ लेना इसको, प्रशिक्षु नहीं है, प्रशिक्षु। प्रशिक्षु का मतलब होता है जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो जो क्या कहलाता है? प्रशिक्षु। अभी जो कलेक्टर वगैरह ये बनते हैं ना, एसपी बनते हैं ऐसे, तो उनको कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षु के रूप में लगाया जाता है। मतलब किसी के अंडर काम करना है और वही चीजें सीखनी है। तो यहाँ भी बालक है वो प्रशिक्षु माना गया है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया से सीखता। अब ये ध्यान रखना, इसमें जो मेन शब्द है वो है ये, कि बालक है किससे सीखता है? सामाजिक सांस्कृतिक अंतः क्रिया से। और सामाजिक अंतः क्रिया का मतलब क्या है? बोलो क्या है? अंतः क्रिया का मतलब क्या है? अंतः क्रिया का मतलब है भंवर जैसे राजू को कुछ बता रहा है, राजू वापस भंवर को कह रहा है, फिर वो अपने क्या नाम मनीष कह रहा है भंवर को भी खा लो रसोई जिन बानो। फिर मान लो भंवर है जो उधर जिनने गया, वहां जो भी बातें हुई ऐसी, ये सामाजिक सांस्कृतिक क्या है? अंत्य क्रिया है। यहाँ से कोई ना कोई नया विचार आ जाएगा। अब कुछ को लगेगा कि स्कूली एजुकेशन ऐसे होता है क्या? तो स्कूली एजुकेशन की तो बाद में सप्लाई होना और अलग तरीके से सिस्टम बना, बाकी जो चीजें नॉर्मली व्यक्ति सीखता है वो ऐसे ही सीखता है। अपन भी सीखते हैं ना, बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं। कहाँ से सीखते हैं? कहीं गए, जैसे मान लो किसी कार्यक्रम में गए, वहां कुछ हमने देखा ऐसा अलग, हमें लगा कि ये चीज होनी चाहिए, तो फिर वो हो जाती है। अधिगम के तीन आयाम बताए, उसमें जो सबसे पहला है सामाजिक, मतलब सामाजिक का मतलब समाज मान लेना, ठीक है। दूसरा हो गया सांस्कृतिक, और तीसरी हो गई भाषा, ठीक है, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। वाइगोत्स्की ने जेड पीढ़ी की उदाहरणा दी। कौन सी उदाहरणा दी थी? कल भी हमने चर्चा की थी, आज हम वापस बात कर रहे हैं। कल एक प्रश्न आया था उसमें बात की थी। जहां बच्चा कोई कार्य नहीं कर सकता लेकिन थोड़ी मदद से काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। बात की थी ऐसे कुछ, एम के ओ की हेल्प से कार्य है। अब ये जेड पीटी है, इसमें कार्य करेगा, तो वहां पर मोर नॉलेजेबल अदर की अवधारणा भी उन्होंने ही दी है कि भाई इसमें मैं बहुत बार बात भी करता हूँ कि हमेशा अपना दोस्त है वो अपने से क्या होना चाहिए? होशियार होना चाहिए। अब सबके टेंशन हो गई है। दोस्त है जी कैसा होना चाहिए बोलो? अपने से होशियार होना चाहिए। अब होशियार होने से क्या होगा? या मान लो कमजोर है तो क्या होगा? मान लो जैसे मेरा कोई दोस्त है और वो मेरे से है जो कमजोर है, तो उसका फायदा है या नुकसान है बोलो? बोलो सब बोलो। इसीलिए हमेशा अपने आप को जो क्या बना के रखो, सबसे होशियार बना के रखो, ताकि दूसरे के कारण आपको भले ही नुकसान हो जाए लेकिन आपके कारण दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये कोशिश करनी चाहिए हमेशा हर व्यक्ति को। अब यहाँ फायदा क्या है जो बताओ? मान लो जैसे मेरा दोस्त है, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास ही बैठा है, मेरे को कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, उसको आता है, तो फायदा हो गया ना, फटाफट से वो समझाएगा, क्योंकि हमारी भावनाएं बातचीत लगभग सेम सेम है, तो वो जल्दी समझा देगा। अरे तो शांत बैस, वो तो समझ में भी आ जाएगा, सीधी कहानी है। और कोई अपना ही दोस्त है, उसको कोई प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो फिर अपने जल्दी समझ में आता हो, क्योंकि अपना मन कहता है कि इन्ना आर्य बंदा अपन हमेशा, तो फिर वो आ भी जाता है। सही बात है। अरे बोलो। हाँ, अब जब भी बैठते हो तो ये कोशिश करनी है, ठीक है, अपने आसपास जो कौन होना चाहिए? एम क्यू होना चाहिए। कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। इसका वास्तविक जीवन में हो सकता है। अभी कुछ एक दो नेगेटिव उदाहरण भी आते हैं, जैसे कोई ज्यादा होशियार है तो बहुत बार
एकदम से हम अटक जाते हैं, उस समय वो मदद नहीं करते। इसलिए थोड़े ऐसे भोले भाले दो चार दोस्त भी होने चाहिए। हाँ ये सच है, थोड़े कमजोर भी होने चाहिए। ज्यादा दिमाग वाला दोस्त है वो मुश्किल में साथ नहीं देता, सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि उसके पास ज्यादा दिमाग है तो वो सोच लेता है कि नहीं यहाँ इसको टरकाया जा सकता है, या तरकीब ढूंढ लेता है वो। और जबकि कोई ऐसा दोस्त है जो हो सकता है कि आईक्यू लेवल की बात करे तो थोड़ा गड़बड़ हो मामला, लेकिन कभी अपन है जो उसको फोन करेंगे कि यार मेरे ऐसी मुसीबत है, तो संभावना बना सकता है। इस संदर्भ में इसको याद नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पर तो अपने जो वाइगोत्स्की है वो कह रहे हैं कि कौन सिखा सकता है हमें, जिसको ज्यादा ज्ञान है वो सिखा सकता है। स्केप होल्डिंग, ढांचा या मचान, एक शब्द उन्होंने और दिया, क्या, स्केप होल्डिंग, बढ़िया दिया। स्केप होल्डिंग में कौन कौन से लोग बाग आ जाते हैं, परिवार है, मित्र है, शिक्षक हैं, सभी सहयोगी के रूप में काम करते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे। और एमकेओ की मदद से जेडपीटी की ओर प्रगति करना, अर्थात उसकी वजह से बालक संभाव्य विकास क्षेत्र का ज्ञान सृजित करता है। धीरे धीरे मदद कम हो जाती है और बालक स्वयं ज्ञान का सृजन कर लेता है। अभी जो हम सवाल की बात करें ना, मान लो जैसे एक बालक है उसको पता है, तो जिस विद्यार्थी जो दोस्त है उसको पता है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एमकेओ। हमें वो सवाल है जो नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमें बता रहा दो चार बार है जो समझा दिया है, एक बार में बहुत बार हो जाता है, दो बार में समझ में आ जाता है। तो ये हमें जो किस तरफ चले जाएंगे, जिधर वो एमकेओ है उधर चले जाएंगे, और वो ज्ञान का सृजन है जो उसमें भी हो जाएगा, जो भी सीखना चाह रहा है उसमें। अब ये शब्द है जो क्लियर हो गए ना, मोर नॉलेजेबल अदर और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास क्षेत्र। ऐसे बहुत बार हम बातचीत करते हैं, तो इसका जो कोई भी गलत संदर्भ नहीं निकालना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तुम आज ही दोस्ती तोड़ दो कच्ची, आज से ऐसे मत कर देना, ठीक है। ये एक पढ़ाई के संदर्भ में बात है, और अभी तक जो है ना वो ठीक है। अब आगे थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है, हालांकि इसको अलग संदर्भ में इसे समझ सकते हैं। मान लो यहाँ एमक्यू है वो किसी भी जैसे नेगेटिव फील्ड में कोई बहुत एक्सपर्ट है, अपना दोस्त है वो, तो अपने को निश्चित रूप से वो उस फील्ड में जो होशियार कर देगा। सही बात है या नहीं है, बोलो। है। अब बहुत बहुत सारे नए नए ऐसे जो अपनी जो जेन जी है, वो जेन पीछे आ रही जो जनरेशन है अल्फा, कौन सी है, तो मान लो कोई एक होशियार आदमी है, सिगरेट पीना आता है उसको, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर है, और फिर वो पहली बार सिखाएगा उसको, तो उस समय तरकीब से कि भाई यार एक बार हाथ में पकड़ के फोटो तो खिंचवा दो, फिर धीरे धीरे उसको ट्रेंड कर देगा। नेगेटिव फील्ड में भी ये चीज काम करती है, अपने पॉजिटिव साइड ध्यान रखनी इसकी। अब अगले रचनावाद की बात कर रहे हैं, कौन सा रचनावाद है, मौलिक रचनावाद है। रचनावाद ही है, लेकिन उसमें शब्द पहला कौन सा था, संज्ञानात्मक, दूसरा कौन सा था, और तीसरा कौन सा है, मौलिक। इसमें ये शब्द आया ना, ये कुछ जगह सुना होगा, रेडिकल, ये शब्द है जो बहुत जगह सुना होगा नेगेटिव शब्द के संदर्भ में। रेडिकल का मतलब होता है मूल, मौलिक, कट्टर। कट्टर शब्द भी इसके लिए आता है, सुना होगा ये, मतलब जो खतरनाक लेवल पे है वो जो रेडिकल शब्द आता है उसके लिए। तो अपने यहाँ मौलिक शब्द ही ठीक है, मौलिक शब्द को याद रख लेना, काम चल जाएगा इससे, ठीक है। फाउंडर है, फाउंडर का नाम तो बोलना ही भारी लग रहा है, ग्लासर्स हेल्ड, क्या नाम है, ग्लासर्स हेल्ड, तो नाम याद रह जाएगा, अरे बोलो। ग्लासर्स फेल्ड ने जो अपनी तरफ से रचनावाद दिया था, मौलिक रचनावाद, ज्ञान जो व्यक्ति की स्वयं की रचना है, जहां उसे सही अथवा गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो जिस भी व्यक्ति में जो भी ज्ञान है वो उसकी खुद की क्या है, रचना है, और हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये ज्ञान है जो गलत है या सही है। मतलब किसी भी प्रकार से वो जो गलत तो किसी भी हालत में ठहराया नहीं जा सकता, सही भी, मतलब कि जिसमें ज्ञान है तो वो एकदम सही है वो भी नहीं कह सकते, और गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो भी ज्ञान है व्यक्ति में वो जो खुद से तैयार किया गया है। ज्ञान कहीं मौजूद नहीं है, बल्कि इसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। तो ये मौजूद नहीं है का मतलब क्या हुआ, ये आप कहते हो ना, जैसे हम बात करते हैं कि किताब है, ये किताब ले आओ, ये नोट्स ले आओ, तो उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान का तो निर्माण है जो व्यक्ति को खुद करना पड़ता है अपने अंदर। ऐसी बात सोचते हैं कौन, ग्लासर्स फेल्ड। आधार इन्होंने माना है ज्ञान का निर्माण मतलब वही है, क्रिएट करना, किताबें पढ़ के चाहे दूसरों को सुन के जैसे भी हो, फिर अपने अनुभव है उससे सक्रिय प्रक्रिया खुद से है जो एक्शन लेगा और एक्टिव रहेगा तो सीखेगा। अनुकूलन तो जानते हैं ना, एक तो होता है अनुकरण और एक क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन छठी क्लास में साइंस में पढ़ा होगा कि जैसे वो ध्रुव में जो बालू रहते हैं तो उनके बड़े बड़े जो बाल होते हैं ऐसे, तो अनुकूलन हो जाता है। या मछलियां जल में रहती है तो उनके गलफड़े होते हैं, क्या होते हैं, तो उससे अनुकूलन हो जाता है। वही कहानी है जो यहाँ पर जोड़ दी उन्होंने। इनकी सहायता से मतलब ये
जितनी भी चीजें हैं, निर्माण हो गया, व्यक्तिगत अनुभव, सक्रिय प्रक्रिया, अनुकूलन, ये सारा कुछ है जो ज्ञान में सपोर्ट करता है अपने को। इसको हम जो उग्र संरचनावाद बोलते हैं। अब जो रेडिकल शब्द है ना, वो अब रेडिकल शब्द है, उससे मिलता जुलता थोड़ा एक शब्द आया है, उग्र। उग्र को और क्या बोल सकते हैं अपन? कट्टर, या मतलब खतरनाक, ऐसा शब्द है जो काम में आ सकता है उसके लिए। उग्र या अमूल्य, अमूल्य शब्द है। संरचनावाद इसलिए है क्योंकि ये बाहरी दुनिया के ज्ञान को ज्यों का त्यों मानने से इनकार करता है। ये कहता है कि बालक, मतलब जो भी है, व्यक्ति हो, बालक हो, वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। मतलब कोई टीचर है जो पढ़ाएगा तब सीखेगा, या किताब है जो बताएगी उसमें होगा तब सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर ये बात? अरे बोलो। तो ये थोड़ा बढ़िया लगा क्या? मौलिक रचनावाद बढ़िया लगा क्या? किसके द्वारा दिया गया है? क्लासर्सफेल्ड के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, आप उसको गलत या सही नहीं कह सकते। ठहराया जा सकता है का मतलब सही नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते। और इसके लिए जो व्यक्ति कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलेगा उसको ज्ञान निर्माण के लिए? ज्ञान का निर्माण मतलब ये तो शब्द इसको छोड़ दो, व्यक्तिगत अनुभव से, सक्रिय प्रक्रिया से, और अनुकूलन से। अनुकूलन का एक उदाहरण दो, जिससे हमारे जीवन में अनुकूलन है जो क्या हो सकता है? अनुकूलन, यहाँ ये जो शब्द दिया है अनुकूलन आदि ज्ञान निर्माण में सहायक है, तो यहाँ अनुकूलन का मतलब एक छात्र के संदर्भ में उदाहरण दे दो। मतलब एक मान लो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उसके संदर्भ में वो ज्ञान का निर्माण कैसे करेगा? अनुकूलन से। लाइट चली जाए तो इन्वर्टर लगाना। अनुकूलन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और बोलो, और अनुकूलन का क्या उदाहरण हो सकता है? कोई भी इश्यू है उसका टेक्निकल, तब भी वो जो अनुकूलन करता है कि किसको पूछना है किसको नहीं पूछना है। कोमल क्या बता रही है? इसी का और नाम क्या है? उग्र है। बहुत सारे प्रश्नों को क्या मैं अधूरा छोड़ देता हूँ ताकि वो बाद में भी दिमाग में चलते रहे सबके, तो कुछ सही आंसर मिले। सांस्कृतिक रचनावाद कौन सा वाद है बोलो? सांस्कृतिक रचनावाद है। सांस्कृतिक रचनावाद में शब्द से ही पता चला। अब इसमें थोड़ा वाइगोत्स्की में, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आएगा क्या? वाइगोत्स्की का ही नहीं, तो वहां सामाजिक था, यहाँ क्या है? सांस्कृतिक है। लगभग एक ही जैसी बात है, सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा, भाषा शब्द भी यूज किया था उन्होंने। ये वाइगोत्स्की है। उधर सामाजिक में भी कौन सा पढ़ा था हमने? वाइगोत्स्की पढ़ा था। थोड़ा सा संदर्भ अलग हो जाएगा। हम है ना भारत में जब भी बातचीत करते हैं ऐसे, तो भारतीय संस्कृति ये शब्द बहुत बोलते हैं क्या? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के ये मूल्य है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लगभग उसी के बारे में ये बात है। सांस्कृतिक रचनावाद के अनुसार अधिगम विश्व समाज के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है, पूरी दुनिया है, वो जिस संदर्भ में किसी चीज को मान ले, उसी संदर्भ में फिर चीजें आगे बढ़ती है। मतलब एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है। भाषा, परंपराएं, मूल्य ये तय करते हैं कि लोग चीजों को कैसे देखते हैं और समझते हैं। समाज और समूह में बातचीत से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। बाहरी दुनिया की समझ केवल अकेले संभव नहीं है। यानी आप अकेले अकेले हैं जो दुनिया के बारे में अनुमान लगा लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको सीखना है, समझना है, तो पूरी दुनिया जैसे सीख रही है, जैसे वहां चल रहा है, बातचीत मतलब बातें हो रही हैं, सारा कुछ उससे जो इम्पेक्ट आएगा। अब ये रचनावाद है, इसमें नाम तो सांस्कृतिक है, लेकिन सांस्कृतिक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं आई है। अब इसको अपन समझते हैं कि सांस्कृतिक रचनावाद है, वो ज्ञान का निर्माण है, उसका कैसे काम कर रहे हैं। मान लो हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी चीजें बालक बचपन में शुरुआती दौर में सीखेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे मान लो कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बोलते हैं। जैसे अपने अभी ये झंडे का, अपने झंडे ही बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता दिवस, या 15 अगस्त भी बोल देते हैं, या झंडे का कार्यक्रम है। बालक यहाँ से देशभक्ति भी सीखता सीखता नहीं सीखता। कुछ दो चार गाने हैं जो देशभक्ति के चलते हैं, और एक दो दिन तो ऐसे लगता है कि फायरिंग करके आ जाए पाकिस्तान की तरफ पड़ा, है ना। और कुछ है जो अपने सांस्कृतिक गीत वगैरह और डांस वगैरह भी होते हैं नहीं होते? पहली क्लास के, दूसरी क्लास के बच्चे उस पर डांस करते हैं, हालांकि शब्दों का उनको मतलब ही पता नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी वो डांस होता है। और वहीं से फिर वो धीरे धीरे चीजें हैं जो समझ में आना शुरू होती है। आगे बात करते हैं आलोचनात्मक रचनावाद। कौन सा रचनावाद है? आलोचना। शब्द का मतलब है, आलोचना का मतलब होता है गुण और दोष दोनों को बताना। यहाँ पर अंग्रेजी शब्द पे ध्यान देना है अपने को, क्रिटिकल। वो रचनावाद के लिए तो वही शब्द आया है। क्या शब्द है बोलो, बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म है ना? क्या शब्द है? कंस्ट्रक्टिविज्म।
और आलोचना को बोलते हैं अपन क्रिटिसाइज, क्रिटिकल हो गया शब्द उससे बन के। फाउंडर है इसके बेकिंस और पाउलो फ्रेरे। बार बार ये नाम लेने हैं। कोई भी विद्यार्थी जब भी किसी उपागम को याद कर रहा है तो उसमें दो चीजें उसको याद करनी रहती हैं, एक तो उसका फाउंडर और उसका मूल बिंदु क्या है, सबसे मेन फोकस उसने किस पे किया। लगभग नाम से भी स्पष्ट हो जाता है, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। किसकी बात करेगा? आलोचना की, गुण दोष की बात करेगा कि बालक जो अच्छी पूरी जो भी बातें हैं उससे पता लगा कि ज्ञानी बन जाएगा, ऐसा कुछ बात करेगा। लेकिन ये नाम अपने को याद रखने हैं, बेकिंस और पाउलो फ्रेरे। रह जाएंगे कि यार ज्ञान को केवल व्यक्तिगत अनुभव और खोज न मानकर समाज के पहलुओं से जोड़ने पर बल दिया। शिक्षार्थी केवल जानने वाले न हो, उसमें आलोचनात्मक सोच का विकास होना आवश्यक है। प्रश्न करना, अन्याय का विरोध करना, गुण दोष आदि को जाने। अब सबसे मेन जो शब्द है ना आलोचना, उसके साथ जुड़ने वाला शब्द है वो क्या है बोलो? क्या है? गुण दोष है। हाँ ध्यान दो, गुण दोष। अरे हाँ ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? आगे से आगे पास कर दो, पास। सिगरेट भी? गांव में होता था ना पहले तो, मतलब बहुत बार ऐसे जैसे खेत वगैरह पे हैं अपन और कभी माचिस की आवश्यकता पड़ गई तो बीड़ी पीने वाले व्यक्ति को ढूंढते थे आसपास में कि बीड़ी पीने वाला है तो उसके पास जरूर माचिस मिल जाए। सही बात है ना? भयंकर लेवल का मामला था। अभी अपने जिस पे बात कर रहे थे उस पर आ जाओ वापस। आलोचना का मतलब क्या होता है? गुण दोष। अपने बेकिंस और पाउलो फ्रेरे मान रहे हैं कि भाई संस्कृति है आपकी, चाहे समाज है, चाहे जो भी है, क्यों है, कुछ ना कुछ उसमें है जो दोष मिलेंगे। तो बालक है उसको आप ऐसा बनाओ कि वो जो भी अच्छी बातें हैं उसको तो सीख ले और जो गलत बातें हैं या दोष हैं उनको जो क्या कर दे, नकार दे। अभी हम बात कर रहे थे भाई कोई भी चीज है भले गलत हो भले अच्छी हो, हमारा जो भी दोस्त है परिवेश है उससे अपन सीखते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग बाग हैं, उनको देख लेना उनमें बहुत सारी कमियां मिल जाएगी और उसका कारण रहेगा उनका जो वो सराउंडिंग है वो। तो उस सराउंडिंग में होने के कारण उनमें जो थोड़ी चीजें गड़बड़ हो जाती। तो ये क्लियर है? क्लियर तभी मानूंगा मैं जब भी वो दोनों नाम है जो बिना देखे बता दो। एक तो कौन सा है? पहला नाम तो बेकिंस। क्लियर, बेकिंस है ना, और पाउलो फ्रेरे। नाम थोड़े से इनके जो अच्छे नहीं लगते हैं, पाउलो फ्रेरे और बेकिंस। याद रह जाएंगे। कौन से में है? आलोचनात्मक। अगला पहला रचनावाद कंप्लीट है। कितने रचनावाद पढ़े हमने इसमें? 5 पढ़े। पहला कौन सा था? किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा। दूसरा कौन सा था? सामाजिक लेव बायोस, जो मेरे को आता है तो मैं बोल जाऊंगा। तीसरा कौन सा था? मौलिक वाला। मौलिक वाला है कौन सा है वो? ग्लासर्स फील्ड। क्या नाम है? सही है। चौथा कौन सा था? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक में कौन है? लेवाइगोस्की है। ये नाम थोड़ा ऐसे लग रहा है कि फेमिलियर हो गया। और लास्ट की लास्ट कौन सा था? आलोचनात्मक। कौन से? बेकिंस और पाउलो फ्रेरे। अब एक बार वापस, पहले पहला कौन सा था? मेन बात क्या थी इसकी? सबसे मेन बात क्या थी इसकी? बालक नन्ना वैज्ञानिक है। हाँ, बालक यदि क्या है? नन्ना वैज्ञानिक है और बालक ज्ञान का निर्माण है जो खुद से कर लेता है, दृष्टिकोण वगैरह का उस पर आ गया। दूसरा कौन सा था बोलो? सामाजिक। हाँ, तो हम है जो कैसे सीखते हैं? एम के ओ से। किससे सीखते हैं? एम के ओ से। और किसी बालक को कोई चीज नहीं आती है उसकी कोई मदद करेगा तो वो जेपीटी है ऊपर की साइड में चला जाएगा, तो नॉलेज बढ़ जाएगा। तीसरा क्या था? मौलिक था। मौलिक में क्या है? बालक ज्ञान का निर्माण है जो स्वयं करता है, कोई भी उसको सिखाता नहीं है। यही था मौलिक। रेडिकल मतलब कट्टर तरीके से एक उग्र शब्द भी आ गया था इसमें। चौथा कौन सा था? सांस्कृतिक। यानी पूरी दुनिया हो चाहे समाज हो, उसकी जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उसका प्रभाव किसके ऊपर आएगा? बालक के ऊपर आएगा। यही बात थी। और लास्ट कौन सा है? और एक क्या, हाँ हूँ किया करो थोड़ा बढ़िया रहता, मेरे को भी ऐसे लगे कि हाँ ये एक्टिव है। पांचवा कौन सा था? आलोचनात्मक में
बालक है उसको कमियां भी, अच्छाइयां भी पता होनी चाहिए और बुराइयां भी पता होनी चाहिए। वो खुद से है जो नॉलेज रखे अपने आप में कि भाई ये चीजें जो ठीक है, ये है जो गलत है, और जो जो ठीक है उनको तो सीख ले, और जो ठीक नहीं है उनको नकार दे। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए। देखो एकदम कंप्लीट, रचनावाद कंप्लीट है क्या? इसमें आएगा प्रश्न तो उस समय सही आंसर दे पाएंगे इतना अगर बात कर रहे हैं तो। अगला है उपागम, खोज उपागम। नाम क्या है? खोज उपागम। खोज को अपन ऐसे ही नॉर्मली क्या बोलते हैं? डिस्कवरी बोल देते हैं। तो डिस्कवरी, फाउंडर है जेरोम ब्रूनर। कल जब हम प्रश्नों की बात कर रहे थे तब भी नाम आया था। खोज उपागम वाला कौन है? अन्वेषण भी बोल देंगे इसको, अन्वेषण भी बोल सकते हैं। ब्रूनर के अनुसार खोज द्वारा विद्यार्थी दो प्रकार से सीख सकता है। कैसे कैसे? तो एक तो खुद से, और एक कोई उसको गाइड करेगा उसकी सहायता से। तो दो तरीके हो गए। एक तो स्वतः सेल्फ डिस्कवरी हो गई है, और एक हो गई कौन सी डिस्कवरी? गाइडेड डिस्कवरी। ठीक है, निर्देशित खोज। ये है जो शिक्षक निर्देशित कर देगा उसके अनुसार काम करेगा, और ये खुद के मन में है उसी तरह से काम करता रहेगा। बालक उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वह स्वतः अपने प्रयत्नों से या मार्गदर्शन सहयोग से वांछित ज्ञान का निर्माण कर सके। एक बार वापस बोलो इसको पूरे को। हाँ, समझ में आया थोड़ा बहुत? ऐसे बोलते हैं तो उससे क्या समझ में आता है? ये मान रहे हैं ब्रूनर, दो तरीके हो सकते हैं। उपयोगी ज्ञान शब्द मतलब ज्ञान के साथ उन्होंने शब्द यूज किया, क्या? उपयोगी। जैसे हम ये उपागम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए कौन सा ज्ञान है? परीक्षा में काम आएगा तो उपयोगी ज्ञान हो गया। या विद्यालय में जब हम पढ़ाएंगे उस समय भी ये टेक्निक काम आएंगे अपने, तो उपयोगी ज्ञान हो गया। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? खुद प्रयास करेंगे भाई, खुद भी सीख रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और एक हो गया मार्गदर्शन या सहयोग, और जो भी एमकेओ है या डीकेओ है, जो भी है मतलब कुल मिला के वहां से अपन है जो पढ़ रहे हैं, मार्गदर्शन या सहयोग मिल रहा है, और इससे ज्ञान का क्या हो रहा है बोलो? निर्माण हो रहा है। समझ में आ गई ना बात? ये बात है कौन से उपागम की? फाउंडर कौन है? कितने प्रकार से सीखता वाला? खुद से और सहयोग से। क्लियर? अब क्या? हाँ, तो जेरोम और एस सेमुअल और ब्रूनर। बहुत बार नाम है उसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अपने कुल मिलाकर ब्रूनर है उसको पक्का याद रखना, खोज के साथ ब्रूनर। ठीक है? और अपन खुद ही है, जैसे अपने जो शुरू शुरू में जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है तो कौन अपने पूरे राजस्थान में फेमस थे? एक तो मैडम वंदना मैडम, है ना? और एक अपने दीप सिंह सर हैं। तो वो जैसे बोलते धीरे धीरे सबने जो वो सीख लिया। अब जैसे मैं है तो बार बार पूरा पूरा नाम ले रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ भी हम पूरे नाम जाने, मैं ही नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन जो भी समझ में आ गया एक बार तो कुल मिला के पूरा बोलेंगे तो उससे थोड़ा ठीक रहता है, ज्यादा समय तक रिटेन कर पाता है दिमाग उसको। अगला है सहयोगात्मक उपागम, कोऑपरेटिव। कौन सा? कोऑपरेटिव। समझ में आ गया नाम तो? विद्यार्थी समूह में नाम से पता चल रहा है, और जितना कोई विद्यार्थी जो नाम से पता लगा के और सीखना सीखेगा ना, मतलब याद करना, वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। और मैं तो कहता हूँ कोई भी ऐसे नाम आ गया जैसे उसी में कोई शब्द हो, उसी के वहां अंडरलाइन करके उसके फाउंडर का नाम भी याद रखो, और ज्यादा फायदा रहता है। क्योंकि नाम आया सामने अपने दिमाग में क्लिक कर जाता है फटाफट की फाउंडर ही है। मेन बात क्या है उसको भी थोड़ा उसके साथ अलाइन करो शब्द के साथ, तो पता चल जाता है। अब सहयोगात्मक में क्या होगा? एक दूसरे का सहयोग करके सीखना। सामान्य अर्थ तो यही निकलता है। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। जो विद्यार्थी समूह में कार्य करने और सामाजिक संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से अधिक सीख सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं। यानी हम अगर एक दूसरे की मदद करते हैं सीखने में, सिखाने में, तो इससे हमारा नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमको अगर ऐसे कहते हैं कि भाई आपस में मिलके पढ़ो, तो अपन करते हैं पंचाई। क्या करते हैं? पंचाई करते हैं। अपने को आता मजा बातें करने में, ऐसे वैसे। सही बात है नहीं? पढ़ने के नाम पे अपने को थोड़ी तकलीफ आती है, मतलब साथ में बिठा के अपने को बोले 4-5 दिन तक छोड़ दो ऐसे ही, 5-10 जनों को तो सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन उनको बोल दो ऐसे ही भी साथ में बैठना है पढ़ना है, तो 5 मिनट बाद ही चला मतलब ऐसे करने लग जाएंगे। समस्या है थोड़ी। अब इसमें क्या क्या बातें अच्छी जो देखो, समूह में सीखने का स्तर अधिक होता है। ठीक बात है, मतलब जल्दी सीख सकते हैं। आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई बात करते हैं उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो फटाक से दूसरा जो बता देगा, और नेगेटिव पॉइंट जल्दी पता चलता है पास वाले। अभी देखा होगा ना, कोई व्यक्ति है जो, एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ मैं। ये कहानी बचपन में छठी 5वीं क्लास में सुनी होगी कि एक बार एक दर्जी की दुकान थी और उसके सामने से एक हाथी गुजरता था,
दर्जी उसको हर दिन है जो कुछ ना कुछ खाने को देता था। एक दिन गलती से दर्जी ने क्या कर दिया, देखो इतने दिन है जो जब वो मतलब उसको जो कुछ ना कुछ खाने को दे रहा था, उस समय हाथी ने कुछ भी नहीं किया कि भाई ये मेरा भला कर रहा है या कुछ भी अच्छा कर रहा है। कहानी में ऐसी कोई बात नहीं आती है कि भाई उसको रोज खाने को देता था तो हाथी उसके लिए फूल लाता था या कुछ करता था, ऐसा कुछ करता था, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन है जो बस वो सूंड और पूरी उसकी दुकान को क्या कर दिया, खराब कर दिया। ये कहानी है जो बताती है हमें कि भाई नेगेटिव पॉइंट जैसे आएगा व्यक्ति सारा कुछ भूल जाएगा जो भी उसके लिए हमने पॉजिटिव किया है या कुछ भी किया है। सही बात है नहीं? और ये दार्शनिक बात भी है। देखो हमने कभी इस कहानी के बारे में ऐसे नहीं सोचा कि यार वो दुकानदार ज्यादा ही मतलब गड़बड़ चला गया उसके साथ मामला। तो आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित होगा क्योंकि सहयोगी है वो तुरंत नेगेटिव बात है उस पर बात करता है। सही बात है कि ये बोलो? हाँ। समूह द्वारा किसी एक समान लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए के बारे में सीखते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अपने यहाँ एक कहावत भी है, अकेला चना ये बोलते हैं। इसका मतलब सहयोग से थोड़ा काम, टीम वर्क सीखेगा। दूसरों की दृष्टि से स्वयं का स्थान जान पाते हैं। क्लास में जैसे टेस्ट होता है तो अपन जो अपना क्लास में क्या लेवल है, क्या स्थान है, सीखने का बाकी का तरीका, अपना तरीका थोड़ा तुलना कर पाते हैं इससे। अब इसके चरण हैं इसके भी। पहला है समस्या मुद्दे या संकल्पना की पहचान करना। सारे लोग बाग है, उनके सामने एक समस्या आएगी, जितना भी जो भी ग्रुप है उनका। विद्यार्थियों की पसंद से समूह का गठन। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, विद्यार्थी जैसा चाहेंगे वैसा जो अलग अलग ग्रुप बना लेंगे अपना, और उसके बाद वो उस समस्या पर काम करना शुरू करेंगे। समस्या पर विचार विमर्श करना, क्रियाकलाप प्रयोग में लाए जाते हैं, सर्वसम्मति से बाद में निर्णय है जो स्वीकार्य किया जाता है। शिक्षक है वो भी विचार विमर्श में सहायता करते हैं, कुछ उनको पॉइंट बताते हैं तो वो भी बता देते हैं। और लास्ट में है जो मूल्यांकन और फीडबैक आ जाता है। समूह के प्रत्येक सदस्य को समान प्रतिपुष्टि देने के लिए मोटिवेट किया जाता है। तो चरण में थोड़ा देख लेना। देखो सबसे पहले समस्या मुद्दे या संकल्पना की पहचान करना। 3 पॉइंट आए यहाँ। या तो जो हमें समस्या है उसका जिसका समाधान निकालना, उसके बाद या कोई मुद्दा जिसको क्लियर करना है, या कोई संकल्पना। फिर विद्यार्थी जैसा चाहेंगे वैसे जो उनके ग्रुप बनाना, फिर विचार विमर्श, फिर टीचर की मदद, और लास्ट में क्या हो जाता है, मूल्यांकन। रह ध्यान में। अब इसमें जो लिमिटेशन भी है, जो हम बात करते थे ना नेगेटिव की, हम पंचाई करने लग जाते हैं, वो बात इसमें आ जाएगी। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षक कक्षा प्रभुत्व व नियंत्रण में कमी का अनुभव कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, शिक्षक है उनको ऐसे लगेगा कि विद्यार्थी खुद ही वही बात करेंगे और खुद ही सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मेरा क्या मतलब है। तो उनको जो चाहिए, मास्टर है उसको क्या चाहिए, क्लास पे कंट्रोल चाहिए, और क्या चाहिए, डोमिनेंस चाहिए। ऐसा मतलब होना चाहिए, हाँ बस मैं जो हूँ वो भगवान हूँ मैं। यदि समूह के कार्य का उचित रूप से अनुवीक्षण नहीं किया गया तो शिक्षार्थियों की सोच में भ्रांत धारणा तथा सहज कल्पनाएं पनप सकती हैं। समझ में आई क्या बात? मान लो हमने कोई समस्या बताई और विद्यार्थियों ने उसका ऐसा सॉल्यूशन निकाल लिया जो बाद में बड़ी समस्या बन सकता है। बन सकता है, नहीं बन सकता? जैसे आजकल देखा होगा लोग बाग छोटा मोटा अपना कोई शौक वगैरह है उसको पूरा करने के चक्कर में उधार लेता है, आने वाले समय में वो क्या होता है, फिर बड़ी समस्या बनता है। बनता नहीं बनता? मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम क्षणिक सुख है उसके लिए कुछ चीजें ऐसी सीख जाते हैं जिससे फिर बाद में हमें जो उसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। सही बात है क्या? हाँ हाँ, भर लिया करो, थोड़ा ठीक रहता है, प्रभुत्व महसूस होता है मेरे को भी। हाँ सब महसूस। एक तो हो गई भ्रांत धारणा, गलत धारणा मान लो, भ्रांतियां जो सही नहीं है वो। और एक है सहज कल्पनाएं। क्या है बोलो? सहज कल्पनाएं। सहज कल्पनाएं हैं वो नेगेटिव हमें बताया है यहाँ, बाकी सहज शब्द तो काफी ठीक है। हमें हमेशा जो भी अपन काम करते हैं, सारा कुछ विचार व्यक्त करते हैं, सब कुछ कैसा होना चाहिए, जितना हो सके उतना सहज होना चाहिए। कुछ शर्मीले विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग न ले तो सक्रियता का अनुवीक्षण करना आवश्यक है। ये कुछ विद्यार्थियों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। क्लास में कभी हाँ हूं करने के लिए कहा जाता, तब भी कुछ तो नहीं बोलते हैं कि भाई बिल्कुल साइलेंट रहना हमें। तो ऐसे विद्यार्थी फिर इस वाले वो जो उपागम है उसमें थोड़े कम फिट बैठते हैं। उनका प्रॉपर अनुवीक्षण होना चाहिए, मतलब उनको जो टीचर ध्यान रखे और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखने की कोशिश करे। समझ में आ गई ना बात? ये आ गई, बिल्कुल कंप्लीट है। तो कौन सा बात पढ़ लिया हमने, उपागम पढ़ लिया, सहयोगात्मक। फाउंडर कौन है? अपन सभी हैं, है ना भाई, सहयोग करते हैं आपस में जो भी है, तो वो सब हो गए। क्या क्या बातें हैं इसमें मेन मेन? विद्यार्थी सबसे पहले जो कोई एक संकल्पना, समस्या या मुद्दा है उस पर डिस्कस करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, फिर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के उस पर चर्चा करते हैं, फिर शिक्षक की मदद भी लेते हैं, और लास्ट में जो उसका सॉल्यूशन, मूल्यांकन, जो भी फीडबैक है वो कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये क्या हो गया, उपागम हो गया कंप्लीट।
हो गया ना। बाकी बातें जैसे सीमाएं वगैरह हैं वो लगभग पता चल जाती है, नेगेटिव बात है तो वो आ जाएगी इसमें। एक बताओ देखें, नेगेटिव बात क्या थी, सीमा क्या थी, कमी क्या थी इसकी। एक तो शर्मीले व्यक्ति, शर्मीले विद्यार्थी, और एक शिक्षक को थोड़ा प्रभुत्व कम महसूस हो सकता है, और गलत धारणाएं बन सकती है विद्यार्थी की, क्योंकि वो खुद से अगर बात कर रहे हैं तो वहां थोड़ी संभावना रहती है, और रहती क्या है भयंकर लेवल पे है। हम जो सोशल मीडिया वगैरह ये देखते हैं तो वहां बहुत सारी फेक चीजें भी होती ही नहीं होती। बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो ऐसे लगेंगे बिल्कुल रियल, मतलब एकदम सही है, जबकि वो होता गलत है। और फिर उसको देख के और हमने जो दिमाग में उसके हिसाब से अगर इमेजिन सेट कर लिया दिमाग, तो गड़बड़ होगा वो मामला। अगला है अनुभवजन्य अधिगम उपागम। क्या है बोलो, अनुभवजन्य अधिगम उपागम। इसके फाउंडर है, नाम है कोल्ब। क्या नाम है, कोल्ब। तो अपने कोल्ब को याद रखना अनुभव के साथ, ठीक है ना। अब इन्होंने है जो, अंग्रेजी बोल दो एक बार को, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग अप्रोच। अनुभव को एक्सपीरियंस बोलते हैं क्या, हाँ। प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, अनुभवजन्य अधिगम बोलेंगे अपन। यानी आप जाएंगे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे और उससे आप सीखेंगे। इस अधिगम में केवल कार्य क्षेत्र फील्ड वर्क करना या अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना नहीं है। यह सिद्धांत अधिगम की ज्ञानात्मक प्रक्रिया को परिभाषित करता है, शिक्षार्थी में निम्न चार क्षमताओं का विकास करने पर बल देता है। कोल्ब एवं फ्राई, दोस्त है उसका नाम फ्राई है। क्या नाम है बोलो, कोल्ब है और दोस्त है फ्राई है, नहीं है, हाँ। अब यहाँ पर उन्होंने जो चार पॉइंट बोले हैं उसमें एक पहला हो गया मूर्त अनुभव। कौन से अनुभव बोलो, मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव का मतलब हो गया हम सामने प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो वो मूर्त अनुभव है। फिर है विचारशील प्रेक्षक। हम देख रहे हैं, देखने वाले को प्रेक्षक कहा गया है, लेकिन वो देखते समय मन में क्या कर रहा है, विचार कर रहा है, तो विचारशील प्रेक्षक हो गया। फिर है अमूर्त संकल्पनात्मक। अमूर्त का मतलब क्या हुआ, जो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी मन में हम है जो क्या बना रहे हैं उसके प्रति एक संकल्पना बना रहे हैं। और लास्ट हो गया सक्रिय प्रयोगीकरण, एक्टिव होके और जो भी हमने यहाँ से सीखा है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा उपागम हो गया बोलो, अनुभवजन्य। कौन सा हो गया, अनुभवजन्य। कोल्ब और फ्राई। क्या नाम है, कोल्ब और फ्राई। सबसे पहले तो कौन सा अनुभव, मूर्त अनुभव। फिर कौन सा प्रेक्षक, विचारशील। और किसी संकल्पना, मूर्त संकल्पना। और कैसा प्रयोग, सक्रिय। ध्यान रह जाएंगे क्या बोलो, रह जाएंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। एक बार वापस देखें, फाउंडर कौन है, कोल्ब, और मित्र कौन है, फ्राई है। कितने चरण बताए, चार। पहला कौन सा, मूर्त अनुभव, है ना, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव कह लो उसको। दूसरे नंबर पे विचारशील प्रेक्षक। तीसरे नंबर पे अमूर्त संकल्पना। और लास्ट कौन सा, सक्रिय प्रयोगकर्ता, है ना। सक्रिय होके और उसका अभ्यास कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे तो सीख जाएंगे, ऐसा कुछ ये मानता है। कंप्लीट है। अगला है संकल्पना मानचित्रण उपागम, माइंड मैपिंग जिसको अपन बोलते हैं। माइंड मैपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट मैपिंग बोल लो, या अपन बोलते हैं बहुत बार, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो माइंड मैप बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल देंगे अपन, कंसेप्ट मैपिंग अप्रोच। अवधारणा मानचित्र भी बोल देते हैं बहुत बार। शब्द है जो संकल्पना है, अवधारणा जैसे आ जाए वैसे ध्यान रख लेना। जोसेफ डी नोवाक, फाउंडर कौन है, ये रेणु, ये क्या नाम, रानू है, इसकी समस्या है कि उसका समाधान नहीं हो रहा, नहीं हो रहा क्या, समस्या क्या है जो बताओ। कुल मिला के इसका सॉल्यूशन है जो, इनके घर जाना पड़ेगा, घर वालों से बात करनी पड़ेगी, मम्मी पापा से, भाई सॉरी ना, काम में उलझी थी मत रात को, पर्याप्त नींद लेने दिया करो इसको। और कौन कौन है जिनको नींद आ रही है, और को अभी अपन है ना ऐसे, घर पे अपने जो एक आध मेंबर होता है डांटने वाला, तो वो ऐसे बोलते हैं कि रात नहीं, घड़ी बजा बजा बज, थोड़ा मामला है जो, नींद की समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों का आ रही है। मौसम भी ऐसा ही है, एक तो एक अपन टाइम पे सोते नहीं है, सबसे बड़ी जो समस्या ये है। फिर अपने वो टेस्ट वगैरह का तनाव दबाव भी है, सारी चीजें हो गई साथ में।
और रानो तो कारण भी नहीं बता रही कि इसका कारण ये, मतलब मैं है ना, मैं इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकता मेरे जीवन में कि मैं किसी कक्षा में बैठा हूँ और मेरे को ऊँग आ रही है, मतलब सपने में भी नहीं कर सकता है। और तुम है जो मतलब नीर निकाल पा रही हो, ये तो कितने लेवल की बात है? मैंने जब पहली बार कोई एक गुरुजी है उनको ऐसे स्कूल में सोते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि कोई व्यक्ति उसको इस जगह पर नींद आए और वो गौर रहे थे, गौर ना समझते हो क्या? थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखो, कुछ ना कुछ है ना साथ में एक्टिविटी रखो ऐसी भी। कॉपी है, पेन है, और कुछ भी ऐसे बोला, जैसे कोल्ब लिखा तो कोल्ब लिख लिया, एक एक शब्द हर पॉइंट में से लिखते जाओ, तो उससे क्या दिमाग एक्टिव रहेगा और घर पे जाके रिवीजन भी हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए फ्लैश कार्ड का काम करता है। समझ में आ गई बात? अब इसको क्या पर्सनल करना पड़ेगा, एक जो हमारे गांव की रह गई, और हमारे गांव में क्या एजुकेशन की अभी 13 बजी हुई, मतलब सब सब जगह नॉर्मली क्या बजती है, 12 बोलते हैं अपन, हमारे गांव में 13 बजी हुई। मतलब इतनी हालत खराब है कि 9वीं 10वीं क्लास का कोई विद्यार्थी है, उसको अगर तुम कह दो ना ऐसे भी पढ़ना है या ये है, तो इसको बम लाके ईडी लगा देगा, वो उड़ा देगा, इतनी हालत खराब है। पढ़ना कोई नहीं चाहता, मतलब बाकी सब काम करो। तो थोड़ा माहौल बन रहा है पढ़ने का, तो थोड़ा, क्योंकि मेरे को क्या पूछने वाले ऐसे पूछते हैं कि थंग गाँव में कितना जना का नंबर आया। एक दो को फिर फर्जी वहां का बताना पड़ेगा। चलो ध्यान दो। यह उदाहरण लेखा चित्र या ग्राफीय चित्र द्वारा, किसके द्वारा बोलो, लेखा चित्र या ग्राफीय चित्र द्वारा ज्ञान या अवधारणा को प्रस्तुत करने की तकनीक है। नाम से ही स्पष्ट है वैसे, और थोड़ा सा इस डिटेल को अपन पढ़ लेते हैं, बाद में अपन बात करते हैं ये कहाँ उपयोग आता है। ये एक द्विआयामी ग्राफीय चित्र होता है जो विभिन्न संप्रतियों अवधारणाओं में परस्पर क्या बताता है, संबंध बताता है। जैसे अभी ये जो हमने पढ़ा ना, ये एक तरीके से इसका जो आगे बढ़ रहे इसका उदाहरण है, संकल्पना मानचित्रण है। एक तरीके से हमने तीर से ऐसे जोड़ दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्रक्रिया चलेगी, पहले मूर्त होंगे, फिर प्रेक्षण करेगा, फिर है जो थोड़े और चीजें बढ़ेगी, फिर लास्ट में जाके उनका अनुप्रयोग कर लेगा। समझ में आई ना बात? अब इसमें क्या हुआ, चारों के बीच में जो कनेक्शन अपने को, ये केवल तीर का निशान है, इससे समझ में आ गया। और ऐसे कोई भी टॉपिक है उस पर काम करते हैं, बहुत जगह अपन है जैसे बनाते हैं, जैसे मेन पॉइंट है वो लिख दिया, फिर ऐसे ऐसे है जो उसके तीर के निशान बना बना के ऐसे लिख देते हैं, यहाँ वापस पॉइंट बन जाएगा, यहाँ वापस बन जाएगा ऐसे। अब इससे कोई भी अवधारणा, जैसे कोई टॉपिक है उसको समझना है अपने को, तो जल्दी से, जैसे मान लो अभी हमने जस्ट एक टॉपिक पढ़ा था रचना, कौन सा वाद था, रचनावाद। मान लो जैसे ये रचनावाद लिख दिया मैंने, फिर रचनावाद में पहला कौन सा पढ़ा था, संज्ञानात्मक पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था, सामाजिक पढ़ा था, तीसरा कौन सा पढ़ा था, मौलिक पढ़ा था, चौथा कौन सा पढ़ा था, सांस्कृतिक पढ़ा था, और लास्ट कौन सा पढ़ा था, बोलो, आलोचना। मान लो इसको जो एक पेज पे किसी ने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है ना, अब इसके साथ है जो थोड़ा सा ऐसा डब्बा बना दिया, ऐसे छोटे छोटे वो बना दिए बॉक्स, और उसमें है जो इसका फाउंडर है उसका शॉर्ट में नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये जब भी वो स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, तो खट से बीच में उसको क्या नजर आएगा, रचनावाद, है ना। और फिर चार पांचों नाम है जो साथ साथ मिल जाएंगे, एक सामाजिक है, एक सांस्कृतिक है, एक मौलिक है, एक है जो संज्ञानात्मक है, एक आलोचनात्मक है, और पास का पास है जो नाम भी मिल जाएगा। अब ये जब भी उसके रचनावाद से रिलेटेड टॉपिक आएगा ना, ये उसको ज्यादा क्लियरिटी देगा प्रश्न में। समझ में आई बात? ये अपने पढ़ने में भी अपने को उपयोग करना है, बहुत जगह उपयोग करते भी हैं, अपन बनाते हैं ऐसे डायग्राम वगैरह। संकल्पना मानचित्रण पर मेरा और मेरे शिक्षार्थियों का कार्य आशुबेल के अर्थ के अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, ये कहा था नोवाक ने। अभी मैंने जो इसमें किसको फॉलो किया है, आशुबेल को फॉलो किया है। ये बात कौन करे, मैं सोच रहा हूँ कि कृष्णा ने लिख दिया, ये तो आशुबेल ने लिखा है। अब इसके घटक क्या है जो देखो, संकल्पना पहले पहले नंबर पे घटक है जो कौन सा आएगा, संकल्पना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। किसी घटना या वस्तु के विभिन्न आयामों का मानसिक चित्रण, कौन सा है, मानसिक चित्रण है, ठीक है ना। फिर अनुबंधन क्या है, तीरों या रेखाओं द्वारा जोड़ना दो संकल्पनाओं को, तीरों या रेखाओं से अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अभी वहां बात की ना हमने, ऐसे ऐसे जोड़ दिया, इसका मतलब ये इससे जुड़ा हुआ, फिर ये भी जुड़ा हुआ, ये भी ऐसे। अनुबंधनों के लिए लेबल, कोई शब्द या वाक्यांश, कोई भी वहां शब्द जैसे हमने अभी लिखा ना ऐसे, तो वो क्या हो गया,
अनुबंधों के लिए लेबल का काम कर रहा है, भाई ये इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं, समान है, या जो भी और तरीका लगाना चाहो। ये लो, एकदम तगड़ा उदाहरण। वैसे मैंने रचनावाद वाला बढ़िया उदाहरण दिया ना, वो अपने रिवीजन भी हो गया, साथ का साथ काम हो गया। एक बढ़िया उदाहरण इधर देख लो, न्यूक्लियॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर नाभिक, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, उधर उल्टा बोल गया ना। मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे क्या हो रहा है। यहाँ है परमाणु, ठीक है, परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन और, हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ऐसे बोलते हैं, पर एक न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, होते हैं ना। मतलब इलेक्ट्रॉन है, उसका नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दोनों के अंदर है जो न्यूक्लियॉन। अब ये साइंस की एक जो थ्योरी है उसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब ये साइंस के अलावा हर जगह लागू हो सकती है। और अपने जब भी नोट्स बनाओ ना, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाओ, तो ये टेक्निक भी यूज करनी है। और शॉर्ट नोट्स में भी ऐसे, जैसे बहुत बार मैंने ये अनुभव किया, अभी अपने जैसे शिक्षण विद्या जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें सारे के सारे नाम एक साथ थे, फिर फाउंडर का नाम था। ये भी बहुत बढ़िया तरीका होता है बहुत बार। बड़ा ऐसा कोई एग्जाम है जो मतलब साल डेढ़ साल तैयारी करनी है, बड़े लेवल का है, बहुत ज्यादा सिलेबस है उसका भाई, तब हमें जब भी हम कोई विषय टॉपिक शुरू करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी मेन मेन टॉपिक है वो एक पेज में लिखने चाहिए हमेशा। इससे जब भी हम रिवीजन करेंगे ना, तो वो पेज जब भी हमारे सामने आएगा, तो बहुत सारे विचार मन में आ जाएंगे, या हमारे सामने शब्द हैं, हम उसके बारे में थोड़ा खुद से विचार कर सकते हैं, यहाँ इसमें ये पॉइंट है, नहीं है, ऐसा कुछ। समझ में आई ये बात। अब उनको क्या कहूँ मैं, अभी हमारे ये कम्युनिकेशन में थोड़ा थोड़े मुझे लग रहे हैं कि कमी है। अभी वापस आए तो ध्यान रखना। संकल्पना मानचित्र के चरण, अमूर्त का प्रस्तुतिकरण, सबसे पहले क्या, प्रस्तुतिकरण करना, उसके बाद क्या करना, तर्क, वाक्य शब्द है उसका आ जाएगा, मतलब हम जो कुछ वाक्य या शब्द लिखेंगे, फिर उसका क्या करना, और लास्ट में क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। तो ये है जो उसके क्या हो गए, चरण हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अमूर्त का प्रस्तुतिकरण का मतलब उसको लग रहा होगा कि अमूर्त है तो प्रस्तुतिकरण कैसे, अमूर्त हमारे मस्तिष्क में है, अब बाद में हम जब बनाएंगे तो वो जो सामने आ जाएगा, और उसमें जो हम कोई शब्द या वाक्य वगैरह यूज कर सकते हैं। अगला है परीक्षा या पूछताछ उपागम, तो ब्रेक कर देंगे, या इस चीज को और कर लेते हैं कंप्लीट, है ना, परीक्षा को थोड़ा ऐसे आगे देख लेना चाहिए अपने को। हाँ यही बच रहा है ना, फिर अगले आ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। परीक्षा उपागम या चर, अरे हाँ हाँ, देखो एक थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन ऐसे ध्यान दिलाना चाहिए, देखो बहुत जरूरी है चीजें। प्रतिपादक है रिचर्ड सचमेन, कौन है, हमने कल जब पढ़ा था उस समय सचमेन की जगह क्या था, सकमेन था, है ना, ये बहुत ज्यादा शक करते थे लोगों पे, इसीलिए क्या नाम हो गया, सकमेन। बढ़िया है ना, नाम बढ़िया है। और शक जिसको भी होता है वो पूछताछ करता है। याद भी रह जाएगा अपने को भी, सकमेन मतलब पूछताछ करने वाला व्यक्ति। इंक्वायरी अप्रोच, इसको और क्या बोलते हैं अपन, इंक्वायरी। 1966, ये याद रखना पक्का, ठीक है ना, 1966। और ये पढ़ाते थे फिजिक्स, क्या पढ़ाते थे बोलो, फिजिक्स पढ़ाते थे। पूछताछ उपागम जांच पड़ताल या फिर किसी विषय के गहन अध्ययन पर आधारित होता है। अभी जैसे अपने जनगणना करने के लिए आए थे, तो खूब सारे प्रश्न पूछे, अभी आने वाले एक चरण सितंबर में है, तो उसमें खूब सारे प्रश्न पूछेंगे ऐसे, तो वो भी कौन सा उपगम काम कर रहा है, परीक्षा, है ना। रिचर्ड, ये रिचर्ड मतलब सकमेन, इसके अनुसार बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपनी जिज्ञासा संतुष्टि के लिए पूछताछ के माध्यम से आनंद की अनुभूति करते हैं, उनको मजा आता है। क्या था बोलो, जितनी ज्यादा प्रश्न पूछता है ना, उतना ही बच्चे को क्या आता है, मजा आता है। बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जा सके, तथा ये प्रयास होता है कि प्रश्न ऐसे हो जिनका उत्तर शिक्षार्थी हाँ या ना में दे। यानी आप आज खूब सारे ऐसे प्रश्न पूछ के खुद भी, और बच्चा खुद भी है जो प्रश्न पूछेगा, तो इससे चीजें जो बढ़िया हो सकती है। यहाँ वैसे जो परीक्षा उपागम है ना, इसमें शिक्षक को प्रश्न पूछने का वो बनाया गया है, मेन बिंदु है जो वो शिक्षक है, और शिक्षक प्रश्न पूछेगा। बच्चों को प्रश्नोत्तर से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसके पॉजिटिव पॉइंट देख लो, बच्चे अधिगम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये चीज महसूस की होगी ना। कभी भी जैसे प्रश्न पूछा गया तो एकदम से अपने कान एक्टिव हो जाते हैं, मतलब सुनते हैं अपन, पूरा ध्यान उधर चला जाता है ना, सही बात है। बाकी अपन पैसिवली जो सुनते रहते हैं बातों को, आगमनात्मक शिक्षण सरल हो जाता है, और बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है, जवाब देने की कोशिश करेगा तो साइंटिफिकली
बच्चों में प्रश्न करने की कला विकसित होगी, खुद से भी वो सीखेगा। अभी आज जो हमारे स्टाफ, मतलब वो दो तीन तो टूर्नामेंट में चले गए सर की जगह, और कहीं ड्यूटी लगी है ऐसे, तो स्टाफ वाले कम हो गए। तो 8वीं क्लास में एक दो स्टूडेंट है, उनको मैंने ऐसे पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में पढ़ने के लिए कहा। तो मैं जो साइड में बैठा था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो ऐसे लग रहा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब वो लगभग वो शब्द जो पूरा सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं। इनाम दूंगा, पैसे दे देंगे तुमको, ये सीख जाओ वो सीख जाओ। तो बच्चों में जो कौन सी कला विकसित होती है? प्रश्न करने की, जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। बच्चों में मानसिक विकास होता है। कौन सा विकास? बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो होगा। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि हर प्रश्न है जो बालक के लिए क्या है? समस्या है। अब वो समाधान यानी कि आंसर मिलना, तो वो सीखेगा कि ऐसे प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं उसमें। छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित होता है। ये आंसर खोजना है उसको, और डेटा वगैरह है उसको एनालाइज करना है, तो वो ट्रेंड हो जाएगा एक तरीके से। 7 पॉइंट है जो इसके पॉजिटिव हमने देख लिए। देखो, बच्चों को प्रश्नोत्तर से पढ़ाना चाहिए, उसके जो ये फायदे हैं कि सक्रिय रहेगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति आएगी, प्रश्न करने की कला आएगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, मानसिक विकास होगा, समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी, खोज और आंकड़ों के विश्लेषण में भी है जो उसका स्किल डेवलपमेंट होगा। परीक्षा उपागम के तत्व के क्या है? तो उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्राणी प्रणाली होगा ये। आज नहीं आएगा वो, क्योंकि ये मैंने पढ़ रखा है। वहां है जो शब्द क्या है? प्रणाली है। और ये प्रणाली शब्द वैसे यहाँ पर भी है। कौन सी प्रणाली? मूल्यांकन। सामाजिक प्रणाली का मतलब ये है जो भी हम बातचीत करते हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। प्रश्न उत्तर पूछना भी एक तरीके से सामाजिक क्रिया के अंतर्गत मान सकते हैं पर, और उसको ग्रेस एक बार देख लेंगे वापस, ठीक है ना, क्या है। इसके चरण है, देखो, इसका चरण या चक्र कह लो। सबसे पहले समस्या या विषय का चयन, ये हमने जस्ट थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? सबसे पहले पहले समस्या का चयन करते हैं विद्यार्थी, फिर वो ग्रुप बनाते हैं। सहयोग वाले में पढ़ा था क्या? ऐसे थोड़ा आगे बात करते हैं तो याद आता है। दूसरे नंबर पे है डेटा संग्रह, जिसमें प्रतिभागी कितने रहेंगे, विधियां कौन कौन सी, क्या प्रक्रिया रहेगी, उपकरण क्या रहेंगे, वो। तीसरे नंबर पे सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके और क्या निकालना? निष्कर्ष निकालना, कितने जवाब दिए, सही गलत क्या है। और लास्ट में संकल्पना को पुनः स्थापित करना, संशोधित या नया सिद्धांत तैयार करना। जो भी हमने परिकल्पना बनाई है, संकल्पना बनाई है, उसको जो वापस से एक बार कि भाई ये समस्या थी, उसके ये जवाब आए, ये सोल्यूशन है उसका, तो एक बार ये चर्चा है, इसको थोड़ा सा वापस से सबसे पहले क्या करना, चक्र है उसमें समस्या या संकल्पना है उसका चयन। दूसरे नंबर पे डेटा, तकनीक, जो भी संदर्भ है वो इकट्ठे करने हैं। तीसरे नंबर पे क्या था? उनका विश्लेषण करना है एक तरीके से। और लास्ट में अपने को क्या करना है? मूल्यांकन करना, और वापस से वो संकल्पना है उसको एक बार फिर से स्थापित करना है कि भाई इस प्रकार से हमने बात की थी शुरू में, ये आंसर आया है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये सकमेन है, इसकी ये जो किताब है, एक नाम है द एलिमेंट्री स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन साइंटिफिक इंक्वायरी। लास्ट ही लास्ट शब्द क्या है? इंक्वायरी। इससे ही याद रहेगा अपने को। क्या शब्द आया बोलो? इंक्वायरी। इंक्वायरी उसका नाम भी है, मतलब जो उपागम उसका नाम भी है, पुस्तक के नाम में भी इंक्वायरी है, तो याद रह जाएगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है हमने। इनका यह मॉडल आगमनात्मक तर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है बोलो? आगमन तर्क पर है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि कैसा है? परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है चीजें, करंट जीके की तरह ऐसे मान लो। अब कुछ कमियां, हर जगह कमियां तो पढ़नी पड़ती है अपने को। सभी छात्र इस दृष्टिकोण से नहीं सीख पाते, कुछ को आंसर देने में इसमें जो बढ़िया नहीं लगता है। सही बात है। धीमी गति से अर्थात समय अधिक लगता है, प्रश्न पूछेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि परीक्षाएं ज्ञान आधारित होती है और प्रश्न स्मरण प्रकार के होते हैं, इसीलिए जांच कौशल पर कम ध्यान दिया जाता है। सीधी सीधी कहानी है कि इसमें जो बालक है उसके केवल और केवल किसको परख सकते हो आप? ज्ञान को परख सकते हो। आजकल थोड़ा सा इससे हटने लगे हैं चीजें। तो ठीक है, ब्रेक के बाद अपन जो आगे बात करेंगे पाठ्यचर्या विकास के उपागम पर। अभी जो पढ़ रहे थे वो कौन से उपागम थे? बोलो रे, प्रक्रिया वाले। प्रक्रिया वाले